नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई पर आज सुप्रीम सुनवाई होगी। थोड़ी ही देर में शिंदे गुट की अर्जी पर सुनवाई होगी और सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं, कह सकते हैं पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। दोनों पक्षों के वकीलों को ऑनलाइन लिंक मिलेगा, अपने खेमों के बीच में बैठकर सुनवाई करेंगे। विधायकों को भी सुनवाई की जानकारी मिलते रहेगी। तो दोनों पक्ष के वकीलों को ऑनलाइन लिंक मिलेगा और फिर ये सुनवाई होगी। साथ ही जो तमाम विधायक हैं वो एक साथ बैठकर इस पूरे सुनवाई का हिस्सा बन सकेंगे। तो अपने खेमे के बीच बैठकर सुनवाई होगी। विधायकों को भी सुनवाई की जानकारी मिलते रहेगी। तो सुनवाई के बाद राज्यपाल से शिंदे चर्चा कर सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो एक मीटिंग भी करेंगे। वीडियो कॉलिंग के जरिए राज्यपाल से शिंदे जुड़ेंगे। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई पर आज सुनवाई है, आज सुप्रीम सुनवाई है और इस सुनवाई में तमाम जो विधायक हैं वो उनके वकील दलीलें रखेंगे। हालांकि 2 याचिका एकनाथ शिंदे की तरफ से डाली गई हैं, उन पर सुनवाई होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस सुनवाई को बेहद ही खास माना जा रहा है। तो आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा खास रखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका है और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होगी। ऐसे में आपको बताते हैं कि क्या होगा आज और किन चीजों को लेकर आज सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई 2 याचिका। ऐसे में आपको बता दें महाराष्ट्र में सत्ता का नया समीकरण क्या है। सबसे पहले तो वो आपको बता देते हैं हम कि आखिर नया समीकरण क्या है। राज ठाकरे से 2 से 3 बार बातचीत हुई है एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे लगातार राज ठाकरे से बात कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से बात की है और कई चीजों को लेकर चर्चा भी की है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हिंदुत्व पर शिवसेना की ढीली पकड़ का फायदा उठाना चाहता है एमएनएस। दोनों हिंदुत्व की विचारधारा के समर्थक हैं। तो अब देखिए, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है एकनाथ शिंदे के साथ जो तमाम विधायक हैं और तमाम बातचीत लगातार अभी भी जारी है, तमाम जो सिलसिला है बैठकों का वो भी चल रहा है। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। गौरव, देखिए आज सियासत पर महाराष्ट्र की सुप्रीम सुनवाई है और थोड़ी ही देर में गौरव हम कहेंगे कि सुनवाई जब शुरू होगी तो देश भर की निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। और बिल्कुल देखिए, आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है और अब से थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले पर जब सुनवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि अगर हम देखें जिस तरीके से अब तक के ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचे हैं, चाहे हम गोवा कर्नाटक को याद करके देखें, ऐसी सुनवाइयों में अक्सर सुप्रीम कोर्ट का जो दृष्टिकोण रहा है साफ तौर पर फ्लोर टेस्ट कराने की बात सुप्रीम कोर्ट कह देता है। लेकिन इस सुनवाई को अगर हम देखें, इसमें जिस तरीके से शिंदे ग्रुप की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि उनके जो विधायक हैं उनको धमकियां दी जा रही है, इसके अलावा सुरक्षा ना देने की बात की गई। हालांकि आज खुद जो मुंबई पुलिस के डीसीपी हैं उनके तरफ से इस बात को कहा गया कि जितने भी विधायक हैं उनके परिवारों को इसमें सुरक्षा दी गई है। हालांकि आज 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से विधायकों को अयोग्य करने की बात यहां पर डिप्टी स्पीकर की तरफ से की गई, उसमें इन्होंने संवैधानिक बात का हवाला यह दिया कि अक्सर जब इस तरीके की बात होती है इसके लिए व्हिप जारी होता है और सदन के अंदर ही व्हिप जारी करके इस तरीके के प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, ना कि पार्टी ऑफिस में या किसी कार्यालय अपने घर पे। तो इस बात को भी आज चुनौती दी जाएगी कि आखिर उन विधायकों को अयोग्य कैसे घोषित किया जा सकता है। डिप्टी स्पीकर की अगर बात करें तो डिप्टी स्पीकर ने इस फैसले को लिया था और नोटिस जारी किया था। और आप देखिए, अमूमन 6 से 7 दिनों का समय दिया जाता है, लेकिन यहां पर आज शाम 5:30 बजे तक जो विधायक होंगे उनको रिटर्न में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि राज्य के बाहर गए हुए आज तकरीबन 4 से 5 दिनों का पूरा ये वक्त बीत रहा है। और इस बीच महाराष्ट्र की सियासी समीकरण को अगर समझने का प्रयास करें तो वहां पर जिस तरीके से उलट पलट चल रहा है, खास करके अगर हम देखें शिवसेना की बात करें तो शिवसेना की तरफ से भी मजबूत वकील जो है वो पेश किए जा रहे हैं। दोनों ही पक्षों की तरफ से काफी नामी वकीलों को पेश किया जा रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे का पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे तमाम दिग्गज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर होंगे। देखिए, इस पूरे मामले में अगर हम देखें जब सुनवाई होगी, खास करके जो
पक्ष है वो शिंदे ग्रुप की तरफ से इसलिए मजबूती से रखा जाएगा क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि संख्या बल उनके पास ज्यादा है। और कल को सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें फ्लोर टेस्ट करवाने की बात भी कहता है तो उनके पास जो संख्या बल है उस संख्या बल के आधार पर वो इस बात को कर भी सकते हैं। हालांकि सोर्सेज इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं कि अगर हम बात करें भगत सिंह कोश्यारी की, वो अब स्वस्थ हो चुके हैं और आज देर शाम से पहले वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके साथ बातचीत भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो कवायद है वो लगातार चल रही है। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी और सारी जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आने लगेंगी। जी बिल्कुल, देखिए याचिका में क्या चीजें हैं एक बार विस्तार से दर्शकों को बता दीजिए गौरव, क्योंकि याचिका में जिन चीजों को मेंशन किया गया है क्या उन चीजों को लेकर खुद नेता विधायक भी कॉन्फिडेंट हैं? देखिए साफ तौर पे जिन बातों का जिक्र किया गया, देखिए दो याचिकाएं यहाँ पर लगाई गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधायक जब राज्य से बाहर चले गए और राज्य से बाहर जाने के बाद राज्य की यथास्थिति जिस तरीके से थी वो खराब हो गई, सरकार नहीं चल रही है और लगातार उन विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए जो नोटिस जारी किया गया, जब बैठक बुलाई गई थी उस बैठक में वो विधायक नहीं पहुंचे थे। तो इसमें कहीं ना कहीं शिंदे का जो पक्ष होगा, उनके जो वकील का पक्ष होगा, वो अपनी बात को रखते नजर आएंगे क्योंकि संख्या बल की अगर बात करें तो संख्या बल उनके पास ज्यादा थी और ऐसे में उन्होंने अपना जो नेता था वो भी चुन लिया था। हालांकि इन सभी बातों को उद्धव के जो वकील होंगे वो असंवैधानिक करार देंगे क्योंकि जब व्हिप जारी होता है तो सभी जो विधायक हैं उन विधायकों को पहुंचना होता है, उस बैठक का हिस्सा बनना होता है। और देखिए अगर भगत सिंह कोश्यारी की बात करें, अब वो स्वस्थ हो चुके हैं, ऐसे में जो सरकार के तरफ के कुछ निर्णय, खास करके आप देखिए सुरक्षा की बात भी जो कोर्ट के समक्ष की गई थी कि जो विधायक हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनके परिवारों को सुरक्षा नहीं दी गई। आज सुबह इस बात की जानकारी दी गई कि जो विधायकों के परिवार हैं उनको सुरक्षा दी गई। खुद महाराष्ट्र के जो डीजीपी हैं उन्होंने इस बात को कहा और भगत सिंह कोश्यारी ने भी इसको लेकर के बाकायदे पत्र लिखा था इस सुरक्षा की बात को लेकर के। तो तमाम तरीके की जो दलीलें हैं, देखिए इस तरीके की दलीलें दी जाएंगी कोर्ट में। लेकिन इससे कि पहले के अगर फैसलों की बात करें, जब इस तरीके के मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आए थे तो हमने देखा था गोवा का मामला हो या फिर कर्नाटक का मामला हो, जब इसमें डे बाय डे लगातार इसमें हियरिंग चल रही थी तो इसमें बात निकल करके सामने यही आई थी, संख्या बल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि फ्लोर टेस्ट करा करके इसको आगे बढ़ाया जाए। यानी कि ऐसे मामलों में डिप्टी स्पीकर के भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी सवाल नहीं खड़े किए हैं, ना ही उसके उलट फैसला दिया है। तो इसमें भी उम्मीद यही की जा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो इस तरीके का फैसला भी कोर्ट से निकल करके आ सकता है। किस तरह के हलचल इस वक्त मुंबई में? एकदम साफ है मुंबई में कि शक्ति प्रदर्शन दोनों तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ शिंदे गुट और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट, दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि शिवसैनिक किस तरफ हैं और शिवसैनिक के साथ साथ जनता का मिजाज किस तरफ है, क्योंकि यहाँ पर अब सवाल सरकार बचाने का नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के सामने सवाल है पार्टी बचाने का। क्योंकि अगर हम संख्या बल की बात करें तो वो विधायक जिनके दम पर सरकार चल रही थी वो विधायक तो गुवाहाटी में बैठे हैं, शिंदे कैंप में जाकर शामिल हो चुके हैं। कल देर शाम एक और मंत्री उद्धव ठाकरे के वो भी जाकर शिंदे कैंप में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं अब ये सीधे तौर पर शिवसेना कमज़ोर होती नज़र आ रही है और ऐसे में बैठकों के जरिए, रैली के जरिए लगातार शिवसेना की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि वो अपने आप को मजबूती से दिखा सके जनता के सामने और बाकी कार्यकर्ताओं के सामने, जिससे पार्टी की जो टूट है वो सामने ना नजर आए। क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि पार्टी को बचाना। वहीं दूसरी तरफ अंशिका, अगर मैं देखूं तो अब राज्यपाल की भूमिका खास होती जा रही है, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं उस वक्त वो सबसे पहला निर्णय लेते हैं डीजीपी महाराष्ट्र और सीपी मुंबई को। उन्होंने एक निर्देशित किया कि जो बागी विधायक हैं उनके परिवार, उनके कार्यालय, उनके घर, इसकी सुरक्षा की जाए, उन्हें व्यापक सुरक्षा दी जाए। और उसके बाद उन्होंने गृह सचिव भारत सरकार को भी एक पत्र लिख दिया। तो कहीं ना कहीं अब कोश्यारी जी भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। आज मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा है। दो अलग अलग याचिकाएं हैं और उन याचिकाओं में एक तरफ विधायकों का कहना यह है कि गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से उनको सस्पेंशन किया जा रहा है। 48 घंटे का जो वक्त दिया गया है वो वक्त नाकाफ़ी था, जबकि जो नियमानुसार है वो 7 से 8 दिन का वक्त दिया जाता है। उसके साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर इस तरह की व्हिप जो कि पार्टी ने जारी की थी, सदन नहीं चल रहा था, ना सदन की कोई कार्रवाई थी, उस पर कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये तमाम मामले हैं। इन मामलों को लेकर
शिंदे खेमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है और निश्चित तौर पर उसे उम्मीद भी है कि सुप्रीम कोर्ट से जो अयोग्यता को लेकर आज शाम तक का वक्त है उसमें कुछ मोहलत मिलेगी और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट कुछ और आदेश करेगा। हालांकि शिंदे कैंप का ये मानना है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तब वो अपना बहुमत साबित करते हुए सदन में नजर आएंगे। ठीक है, रवि भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, देखिए यहाँ पर जो बागी विधायक हैं उनके लिए एक चैलेंज है कि उनकी परिवार की भी अच्छी खासी सुरक्षा हो, क्योंकि उनके इस फैसले से कुछ असर उनके परिवार पर भी पड़ सकता है। इसलिए सुरक्षा के लिए पहले ही राज्यपाल ने कह दिया कि उनके परिवार की अच्छी खासी सुरक्षा हो। दूसरी चीज, अब क्योंकि बात कानूनी कार्रवाई पर आ गई है तो कहीं ना कहीं जो बागी विधायकों ने निर्णय लिया है एकनाथ शिंदे के पास आने का, उसको लेकर वो सोच विचार में चले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अब पूरा प्रकरण जो है और ये पूरा मामला जो है गवर्नर के पास चला जाएगा और गवर्नर के फैसले पर सबको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि गवर्नर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि गवर्नर पहले जब तक अस्वस्थ थे, अस्पताल में थे, तब तक शायद बातचीत नहीं हो पा रही थी। अब गवर्नर स्वस्थ होकर आ गए हैं तो एक बात और बड़ी निकल कर आ रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जब सुनवाई खत्म हो जाएगा, जब फैसला हो जाएगा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिंदे गुट के जो तमाम विधायक हैं वो गवर्नर से जुड़ेंगे और अपनी संख्या बल बता सकते हैं कि उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है और वो इंटैक्ट है एक साथ। तो ये कोशिश है शिंदे गुट के कि कोशिश करें कि गवर्नर से संपर्क किया जाए, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो अपना स्ट्रेंथ है वो दिखाया जाए। जहां तक असुरक्षा का मामला है तो देखिए लगातार जिस तरीके के बयान निकल कर आ रहे थे और 2-3 दिन पहले हमने वहां देखा कि तोड़फोड़ हो रहा था, तो ये कहा जाए कि बहुत लाजमी है विधायकों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा होगी, क्योंकि जब आपके ऑफिस को तोड़ा जाता है, आपके घर में घुसने की कोशिश की जाती है, आपके पोस्टर्स जलाए जाते हैं, फाड़े जाते हैं और आप गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, तो बहुत लाजमी है कि सुरक्षा का एक माहौल जो है, सिर्फ विधायकों के लिए नहीं, खुद एकनाथ शिंदे के बेटे के ऑफिस के बाहर किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, ये भी तो एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल, देखिए कई सारे एग्जाम्पल हैं और एग्जाम्पल कई सारे बयानों का भी है। संजय राउत हैं और शिवसेना के जो तमाम कार्यकर्ता हैं और नेता जो बयान दे रहे हैं, वो देखने वाली बात है कि भाई किस तरीके से वो ये कहा जाए फिल्मी डायलॉग में वो धमकी भी दे रहे हैं तमाम इन विधायकों को। हमने यहाँ भी देखा कि गुवाहाटी होटल के बाहर तरह तरह के पार्टी के नेता हैं, प्रोटेस्ट किए, कांग्रेस आया, टीएमसी आया, तो यहाँ भी माहौल हमने ख़राब होता हुआ देखा है कि यहाँ भी माहौल ख़राब हो सकता है। पर असम की सरकार और असम की पुलिस की तरफ से काफ़ी सुरक्षा यहाँ पे होटल के बाहर दी गई है और होटल के अंदर भी सुरक्षा जो है चाक चौबंद किए गए। पर उसके बावजूद भी जो तमाम विधायक यहाँ मौजूद हैं, इनको तो अल्टीमेट जो है वहाँ तो जाना ही है, उनको महाराष्ट्र जाना ही है, वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र जाना है, फ्लोर टेस्ट के लिए महाराष्ट्र जाना है और रहना भी महाराष्ट्र में ही है। तो ये कोशिश जो है राज ठाकरे से मिलने की जा रही है, वो भी एक कवायद की जा रही है कि राज ठाकरे से मिल जाते हैं तो पूरा मैटर जो है कह सकते हैं रवि, महाराष्ट्र की जो सियासत है अब देखिए क्या करवट लेगी ये तो कोई नहीं जानता और साथ ही क्या होगा आगे ये भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन जो चीज़ें अब हाथ में हैं वो है राज्यपाल अगर देखेंगे सारी चीज़ों को, कोर्ट में जो सुनवाई होगी उस पर आधारित होंगी सारी चीज़ें। लेकिन पीयूष, अब फिल्मी डायलॉग्स का इस्तेमाल होने लगा है महाराष्ट्र की सियासत पर। आदित्य ठाकरे ने डायलॉग दिया कि हम शरीफ क्या हुए, दुनिया ही बदमाश हो गई। क्या मायने निकाले जाए, शराफत कैसी? देखिए, शेरो शायरी का दौर इस वक्त महाराष्ट्र में एकदम चल रहा है। कभी संजय राउत की तरफ से होता है तो कभी किसी की तरफ से होता है, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब सत्ता किधर जाएगी और कौन सत्ता का किंग मेकर बन के सामने आएगा। फिलहाल उद्धव ठाकरे के सामने इस वक्त दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती को अगर वो नज़रअंदाज भी करके चलें तो दूसरी चुनौती सबसे गंभीर है कि पार्टी को बचाना, क्योंकि शिवसेना में लगातार बालाजी साहब ठाकरे के समय में भी एक टूट हुई और उसके बाद से भी लगातार टूट होती चली गई। अब एक ये बड़ी टूट है और इस टूट के बाद क्या शिवसेना अपना वापस वही आधार प्राप्त कर पाएगी? हालांकि इसको लेकर शिवसेना ने लगातार अपनी लामबंदी की जो कार्रवाई है वो कर रही है। उसने पहले जितने भी जिला प्रमुख थे, क्योंकि बात डायलॉग्स की हो रही है, इस बीच एक बड़ी खबर डायलॉग से ही जुड़ी आ रही है सामने। मैं आप तीनों को ही बनाए रखूंगी, तमाम जानकारी आगे भी आपसे लेंगे। जिंदा लाश बयान पर संजय राउत की सफाई आई है। आज लोगों का जमीर मर गया है। 40 साल पार्टी में रहने के बाद भाग जाते हैं तो उसके बाद क्या बचता है? जिंदा लाश। ये राम मनोहर लोहिया साहब के शब्द हैं। मैंने किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाई है, ये संजय राउत ने कहा है। संजय राउत का एक बयान आया था, अब संजय राउत ने क्या कुछ कहा अब आपको सुनाते हैं। जो लोग बाप बदलते हैं उस बारे में उसने जो एक वक्तव्य किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। वहाँ जो बैठे हैं गुवाहाटी में,
उन सभी के लिए गुलाब पाटिल का जो मैंने एक स्पीच ट्वीट किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। और फिर एक बार मैं कहता हूँ, जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका ज़मीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाश। जिंदा लाश, जिंदा कौमें, ये शब्द राम मनोहर लोहिया साहब का है। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, ये किसने कहा है? ये राम मनोहर लोहिया ने कहा है। तो ये शब्द नया नहीं है महाराष्ट्र और देश के लिए, लेकिन समझ लीजिए आपकी जो बुद्धि है वो कुंठित हो गई, आपका संपर्क टूटा है समाज से, लोगों से, महाराष्ट्र से, लोगों से, इसलिए आप इस प्रकार का आरोप करते हो। ये सबके करीबी थे। दीपक केसरकर हमारे करीबी है, उदय सामंत हमारे करीबी है, वहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति हमारा करीबी है। एकनाथ शिंदे हमारे सबसे ज़्यादा करीबी है। जहाँ हम लोग बैठे उस हमारे घर में 8 दिन में एक बार तो हम मिलते थे, चाय पीते थे, खाते थे, गपशप करते थे, सुख दुख बांटते थे। सभी करीबी है। एकनाथ शिंदे आज भी हमारे करीबी है। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे, और जो उन्होंने बयान दिया था कुछ समय पहले कि गुवाहाटी में जो है वो जिंदा लाश है, और सीधे उन्होंने कहा था कि गुवाहाटी से सीधे 40 विधायकों का शव मुंबई आएगा, जिसे पोस्टमार्टम के लिए विधानसभा भेजेंगे। अब इस पर उन्होंने अपनी सफाई दी। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए मैं बात कर रही थी डायलॉग बाजी की। अब डायलॉग्स के जरिए एक दूसरे पर कैसे निशाना साधा जा रहा है। अब अपने ही डायलॉग को लेकर संजय राउत ने यू टर्न ले लिया है और उन्होंने कह दिया कि राम मनोहर लोहिया के ये शब्द है, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और ना ही पहुंचाया है। अब देखिए, क्योंकि अपनी बात को पहुंचाना है दूसरे तक, तो एक डायलॉग का सहारा लिया जा रहा है। बिल्कुल, इस वक्त डायलॉग बाजी का जो दौर है वो लगातार जारी है। मैंने पहले भी कहा था, और कई बार संजय राउत कई ऐसे डायलॉग बोल देते हैं या कई ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जिसके बाद उन्हें पलटना पड़ता है, और इसी तरह संजय राउत लगातार पलटते भी हैं और आगे की बातें भी कहते हैं। कभी संजय राउत नरम तेवर दिखाते हैं तो कभी गर्म रुख इख्तियार करते हैं। वाकई में अगर देखा जाए तो इस वक्त संजय राउत के ऊपर जो शेर दुष्यंत कुमार ने लिखा था, उनकी 2 पंक्तियां हैं, वो मैं कहना चाहूँगा। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हें फिर भी इस बात का यकीन नहीं। तो वाकई में शिवसेना के नीचे की जो जमीन है वो सरकती जा रही है। कार्यकर्ताओं का 2 गुटों में बंटना महाराष्ट्र के अंदर ये साबित कर रहा है कि शिवसेना में 2 फाड़ हो चुका है। अब यहाँ पर शिवसेना लगातार कवायद इस बात की करती नजर आ रही है कि पार्टी को किसी भी तरह से टूटने से बचाया जा सके। इस वक्त अंशिका, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई के हाई कोर्ट में भी एक PIL दाखिल की गई है। और उस PIL में एकनाथ शिंदे और जो बागी विधायक हैं उन्हें वापस आकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, उससे वो दूर भाग गए हैं। इस संदर्भ में ये PIL दाखिल की गई है। इस वक्त ये खबर हमारे पास आई है। ये बिल्कुल अहम खबर आप दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, जहां PIL दाखिल की गई है, और ऐसे में एकनाथ शिंदे और तमाम बागी विधायकों के लिए कहा गया है कि वो वापस से आए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। चलिए ठीक है पीयूष। देखिए रवि सर्राफ, थोड़ी देर पहले पीयूष कह रहे थे कि संजय राउत को ये यकीन नहीं हो रहा कि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है, लेकिन जो बागी विधायक बैठे हैं गुवाहाटी में, जो रेडिसन में बैठे हैं, जो 5 स्टार होटल में आराम से विचार विमर्श कर रहे हैं बैठकर, क्या उनको ये लग रहा है कि उनके पैर के नीचे जमीन है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बागी विधायकों को भी इंटैक्ट रखना शिंदे के पास एक चुनौतीपूर्वक काम है। अब देखिए, दोनों की तरफ से तेवर जो है नरम हो रहे हैं। संजय राउत भी तेवर नरम कर रहे हैं और शिंदे गुट के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी अपने तेवर जो नरम कर रहे हैं। अब दोनों की शायद ऐसी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी की एंट्री सरकार में ना हो। इसी कवायद में दोनों दल जुट गए हैं। शिंदे के जो समर्थक हैं वो राज ठाकरे की बात करते हैं, तेवर अपना नरम करते हैं उद्धव ठाकरे के लिए, और उद्धव ठाकरे के खेमे के जो नेता हैं संजय राउत, देखिए अब वो तेवर अपना नरम कर रहे हैं। तो एक कोशिश हो रही है कि किसी तरह से मिलाप किया जाए।
और अगर मिलाप होना संभव है तो भारतीय जनता पार्टी की एंट्री नहीं होगी। इसी कवायद में जुटे हुए, पर इन दोनों की कवायद के पीछे शरद पवार एक बड़ी खबर बीच में आ रही है, वो दर्शकों तक पहुंचा दूं मैं। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। प्रदर्शन को लेकर ठाणे में भारी पुलिस बल तैनात है। शिंदे समर्थक ठाणे में प्रदर्शन करेंगे, तो जितने भी शिंदे के समर्थक है वो ठाणे में प्रदर्शन करेंगे और इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। लेकिन प्रशासन भी मुस्तैद है, प्रशासन भी अलर्ट है। प्रदर्शन को लेकर ठाणे में भारी पुलिस बल तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। शिंदे समर्थक ठाणे में प्रदर्शन करेंगे और इसको देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच प्रदर्शन को लेकर तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुलिस ने कर लिए हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है प्रदर्शन को लेकर? देखिए, आज थाने में एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे का चूंकि थाने गढ़ बताया जाता है, कहा जाता है एकनाथ शिंदे की राजनीतिक कैरियर की शुरुआत ही थाने से हुई थी और उनका आवास भी थाने में है। उनके लड़के श्रीकांत शिंदे वहीं थाने से ही सांसद हैं और ऐसे में थाने में शक्ति प्रदर्शन इसके पहले भी एकनाथ शिंदे की तरफ से किया गया था। उस शक्ति प्रदर्शन में तमाम जो नेता हैं एकनाथ शिंदे गुट के, जो वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त मुंबई और महाराष्ट्र में, वो सब जुटे थे और आज एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से इस शक्ति प्रदर्शन को लेकर व्यापक प्रचार किया गया है और ऐसे में थाने में महाराष्ट्र पुलिस ने लगातार चाक चौबंद बंदोबस्त किए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई अराजकता ना हो पाए। क्योंकि धारा 144 जिस तरह से उसका पालन कराने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में साफ है कि ऐसी संवेदनशील यानी कि प्रदर्शन अपनी जगह और पुलिस प्रशासन की तैयारी अपनी जगह। गौरव, लास्ट कमेंट आपसे फटाफट से बताएं कि फिलहाल मौजूदा समय में दिल्ली में किस तरह की हलचल है, क्योंकि सुनवाई शुरू हो जाएगी कुछ ही समय में। देखिए, अगर बात करें सुनवाई को लेकर के तो अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन जैसा कि दोनों ही सहयोगी बता रहे थे कि महाराष्ट्र में हलचल है, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र में हलचल होगी। और देखिए, महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अंदर मुंबई में भी इस तरीके की याचिका एक लगा दी गई है, जो खास करके पार्टी विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। शिंदे की अगर बात करें, शिंदे के लिए इस तरीके की याचिकाओं को वहां पर लगाया गया है, ये जानकारी दे रहे थे मुंबई से। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में सबकी निगाहें हैं और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी उसके बाद ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का अपना फैसला देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच बड़ी खबर यही है कि आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस के घर पे भी लगातार बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि संख्या बल की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से चुप बैठी है तो वो कुछ करने वाली नहीं है। कई नेताओं की तरफ से इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि उनके तरफ से भी जो गणित है वो लगाई जा रही है। इसी वजह से आज सुबह से ही देवेंद्र फडणवीस के घर पे भी जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। और आप देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठक कर रहे हैं, यानी कि वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है अब तक। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल निगाहें सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव, बहुत शुक्रिया पीयूष, बहुत शुक्रिया रवि, इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।